हाय एवरीवन, आई एम राज पांडे। वेलकम टू सत्या क्लासेस। आज मैं फिजिक्स का एक टॉपिक लेने वाला हूँ, गॉस लॉ एंड फ्लक्स। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों का क्या रिश्ता है और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप सीख जाएंगे कि कैसे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि गॉस लॉ हम अप्लाई क्यों करते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। ठीक है, अब आप में से कोई कहेगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला हमारे पास पहले भी था। हाँ था, लेकिन वो पॉइंट के लिए था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखी है पॉइंट चार्जेस के लिए। जैसे कि अगर ये प्लस क्यू कोई चार्ज यहाँ पे रखा है और आर डिस्टेंस पे हम चलते हैं तो ये कितना फील्ड बनाएगा, तो सबको पता होता है ये कि हाँ, E इक्वल्स टू बनाएगा के क्यू बाई आर, लेकिन आर स्क्वायर। ओके, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। हमें किसके लिए करना है? हमारे यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कई तरीके से है। एक है ऐसा वाला कि पूरे सीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, है कि नहीं। एक है स्फेयर बना लेते हैं, स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग तरीके से है। जरूरी नहीं है कि सारे चार्ज पॉइंट चार्ज ही हों, लेकिन चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, वही उनका नेचर है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एक और नया लॉ पढ़ते हैं। ये फिजिक्स का लॉ है जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ, और ये लॉ इन सारी बॉडीज पे काम करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल देता है। तो अब आप देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो बिफोर मैं गॉस लॉ आपको पढ़ाऊं, इससे एक जुड़ा हुआ कनेक्टेड टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वर्ड आया फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, और इलेक्ट्रिक मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कंसीडर्ड एरिया। इसमें हम एक एरिया लगाते हैं, और थ्रू द कंसीडर्ड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब हमें क्या मिला? एक कंसीडर्ड एरिया मिला। तो चलो हम एक एरिया कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो कराते हैं, सो दैट कि हमें ये पता चल सके कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन तो हमें पता चल गया, फॉर्मूला क्या आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया कि हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेट करते हैं, और ये सरफेस छोटी सरफेस है तो इसको हम ds नाम दे लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस को हम ds नाम दे देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस सरफेस से ऐसे निकल रही है, और इसका जो खुद का एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए, हम एक एरिया वेक्टर यूज कर रहे हैं जिसको n कैप से लिख रहे हैं। बेसिकली एरिया वेक्टर काम ये करता है हमारा कि जब हम कोई एरिया लेते हैं फिजिक्स में, तो बिकॉज ऑफ द वेक्टर फॉर्म यहाँ हम एरिया को अपना वेक्टर मानते हैं, और हमेशा वेक्टर्स में डायरेक्शन होता है, तो वो डायरेक्शन बताने के लिए हम इस एरिया वेक्टर का यूज करते हैं। और एरिया वेक्टर हर सरफेस के लिए बनाना कैसे है, तो उसके लिए काफी सिंपल ट्रिक है ये कि आप उस सरफेस पे बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है, और वो हो जाता है आपका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कौन सा कंपोनेंट इस एरिया वेक्टर के पैरेलल में जा रहा है। तो वो कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक, आपको रिजॉल्व करना आता है अच्छे से। इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो होगा कॉस का कंपोनेंट, ई कॉस थीटा। सिंस जो फ्लक्स होता है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो थ्रू द सरफेस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर जा रही है। ओके, लेकिन हमें तो यही सरफेस चाहिए। तो ये सरफेस पाने के लिए ये जरूरी है कि जो ई कॉस थीटा है वो n कैप के बिल्कुल पैरेलल हो। ओके, और ये पैरेलल वाला ही कंपोनेंट हम कंसीडर भी करेंगे। तो यहां से जो फाई का डेफिनेशन आ जाता है, अब सिंस ये छोटी सरफेस है तो हम इसको डी फाई लिखते हैं। तो डी फाई इक्वल टू आ जाता है ई कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा ds भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो देखने में ऐसा कुछ लगता है जैसे लिखा हो
ई डी एस कॉस थीटा, है कि नहीं। और अगर आप इसको और ढंग से लिख लें तो ये बन जाता है ई डॉट डी एस, जहां पे जो डी फाई है ये ई डॉट डी एस के इक्वल आ गया, जहां पे आपको ये समझना है कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा में जो थीटा है वो एंगल है किसके किसके बीच का, एन कैप का है और किसका है, ई का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ओके, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यहां से हमें मिल गया डी फाई। अब अगर कोई कहे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन की टेक्निक से इस फॉर्मूले को लिखेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेट कर लेंगे डी फाई को भी 0 से फाई तक। मान लेंगे कि शुरुआती दौर में जो हमारा एरिया था वो कुछ भी नहीं था, 0 था, तो हमें फ्लक्स की भी 0 मिलेगा। और जैसे जैसे हमने एरिया बढ़ाया वैसे हमने फ्लक्स मिलना शुरू हो गया, तो हम फाई तक चले गए। तो डी फाई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, अब यहाँ पे हम एक सरफेस वाइज बात कर रहे हैं, तो सरफेस यहाँ पे क्लोज्ड है, तो हम अपने इंटीग्रेशन के साइन में, इस वाले साइन में एक सर्कल बना देते हैं, एक बबल बना देते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, फाई इक्वल टू आ जाता है यहां से कितना, ई डॉट डी एस, ठीक है। और यहां पे हम क्लोज्ड, इसका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन लगा देंगे। ये फॉर्मूला यूजफुल है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर हम चलने वाले हैं अब कुछ क्वेश्चंस लगाने। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, ओके, ये है स्क्वायर फ्रेम, जो कि जिसका एरिया वेक्टर जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के लिए ये है एरिया वेक्टर, ओके, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये हमसे क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है थ्रू दिस स्क्वायर पास होगा। इस स्क्वायर का एज लेंथ हमें दिया हुआ है, दिया है 10 सेंटीमीटर का, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर का, ठीक है। तो ये डेटा हमें गिवन है, तो फिर से हम अपना सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर लें। सिंस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ओके, और इसको अगर आप ओपन कर लेंगे तो बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक। यहां पे आप ये देखोगे कि कॉस थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो ये ई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे ds का। अब आप देखो, एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन है ds का, और आपके पास एक फिगर है स्क्वायर, तो आप सिंपली पुट कर लेंगे इस ds की जगह पे इस पूरे स्क्वायर का एरिया, तो ये आ जाएगा ई ए स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर कॉस थीटा। सबको पता है स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर ही होता है ना। यहाँ पे आप वैल्यूज रख लीजिए तो आपको आंसर मिल जाता है। ई का वैल्यू 20 है, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, ओके, ये ध्यान देना है कि आपने 10 को सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, तो आप फाई का आंसर या तो सेंटीमीटर में लिखेंगे या फिर आप 10 को लगे हाथ बदल ही लीजिए, तो ये बन जाएगा 10 कितना 0.1, और 0.1 इसका है 0.01, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0.1 मिल जाएगा। और फाई का कोई पूछे कि चलो यूनिट भी बताओ, तो यूनिट में हमें क्या क्या है, यूनिट में वोल्ट मीटर तो दिया ही हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, तो वोल्ट यहाँ पे बच जाएगा, और आपने इसको क्या किया है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वोल्ट मीटर, ठीक है, जैसे ये Vm स्क्वायर बाई एम होगा, ऐसे ही होगा, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो जाएगा 0.1 वोल्ट मीटर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द वे वी परफॉर्म द कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्फेयर है
और स्फेयर के सेंटर पे, ओके, एक आर रेडियस का स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे +q चार्ज रखा हुआ है और हमसे ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन कि इससे फ्लक्स कितना बहेगा। तो +q जो चार्ज है पक्का है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगी इस स्फेयर से। समझ पा रहे हैं? आसान है। तो हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे जाएंगे और एक छोटा सा सरफेस लेट करेंगे ds, जिसका जो सरफेस पे होने वाला एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको जो मिल रहा है यहाँ पे डायरेक्शन, वो आ रहा है 0 डिग्री का, यानी कि एंगल जो बन रहा है दोनों में वो 0 डिग्री का बन रहा है, और ये है रेडियस, ठीक है। या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही एक लाइन में जा रहे हैं। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख लेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो हमें पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसका फॉर्मूला E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ बोले, बहुत अच्छे, Q/r²। So this much is the amount of electric field you will get at this point. Okay, now क्या करना है, हमें तो फ्लक्स निकालना है। phi = क्या लिखते हैं E.ds इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस, ओके, यही लिखते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो E.ds हमने लिखा है तो E.ds cos थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जो थीटा बन रहा है वो तो है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की होने की वजह से बन जाएगा ये E.ds, और सिंस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि cos 0 = 1 होता है, ओके। बस थोड़ा सा और है, कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे आप रख लीजिए, और ये तो एक कांस्टेंट, इस पॉइंट पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर आप इसको चलाएंगे भी हर तरफ इस एलिमेंट को, तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसी अमाउंट का मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पे हैं। वेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। इज दैट ओके? अब क्या करोगे आप, देखिए इंटीग्रेशन है ds पे लगा हुआ, बहुत अच्छा। ये पूरा सरफेस जो है, ये कौन सी सरफेस है, एग्जैक्टली ये तो स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r², तो लिख लेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई r²। जो चीजें कट जाती हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, काट डालेंगे, ठीक है, r² से r²। तो कितना अमाउंट मिल जाता है, मुझे मिलता है phi = Q/ε0 के बराबर। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी आर गेटिंग आउटसाइड द आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो फिर अब हमारा वो टाइम आ गया कि अब हम गॉस लॉ पढ़े, ठीक। तो शुरू करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब ये निकलता है कि जो ये E.ds है, ओके, ये इक्वल होगा Q/ε0 के, ठीक है। ये तो लॉ है। अब ये लॉ हमारे लिए यूजफुल कैसे है, तो देखिए इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर पाते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड, और ये हम सारा पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो अगला वीडियो हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इससे पहले हम इस लॉ को प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले एक लॉ पढ़ रखा है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो हम इस गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे कूलम्स लॉ का यूज करके। तो सबसे पहले
हम इसको प्रूफ करने के लिए एक बॉडी लेट कर लेते हैं, कोई भी बॉडी कोई ऐसी बॉडी लेट कर लेते हैं, और ये एक सॉलिड बॉडी है, इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि यहां से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक छोटा सा सरफेस ds नाम का लेट करते हैं, जिसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अल्फा एंगल पे। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब इस फिगर से हमें फिर से क्या निकालना है, वही कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो हम अगर फ्लक्स का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा कि हम फ्लक्स को क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल रख सकें। लेकिन पहले हम उस अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर द कैलकुलेशन अब मैं इस लॉ को इधर से मिटा दूंगा और इसका हम प्रूफ करते हैं। कैसे होगा, ये है इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए हमने सारा कंसीडरेशन अपना वहां कर ही लिया है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही अपना प्यारा सा फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ बहुत अच्छे, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है ये मैं R मान रहा हूं इस पॉइंट से लेके और यहाँ जो कंसीडर्ड P पॉइंट है यहां तक। बहुत अच्छे, ठीक। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है, हमें फाई निकालना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds। ओके, और यहाँ पे तो हमें इसके ds और E मतलब यानी कि n कैप में ये जो n कैप है और E में एक एंगल भी मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है ना। तो उसको लिख लेते हैं E, मैं पेन चेंज करूंगा, वेक्टर E, अब मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं इसका, तो आ जाएगा E ds कॉस अल्फा, ठीक है। अब E की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पूरी रख लें, एक इंटीग्रेशन का भी साइन है यहाँ पे टोटल फाई के लिए, लेकिन अगर मैं टोटल फाई नहीं, उस सरफेस से डी फाई निकलेगा, इस छोटे वाले सरफेस से कितना फ्लक्स आउट होगा, डी फाई, तो मैं डी फाई निकालूंगा और ये इंटीग्रेशन हटा देते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे ही किया जाता है, यही प्रॉपर तरीका है करने का। E की वैल्यू यहाँ पे लाके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऊपर जो वैल्यू मैंने लिख रखी है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा ds कॉस अल्फा। ओके, फिर इतने अमाउंट के बाद हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे और हमारा रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। जब रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा डी फाई के इक्वल। यहां पे मैं एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि है रिलेटेड है सॉलिड एंगल से। जैसे कि प्लेनर एंगल होते हैं जो हमारे ऐसे गोले के लिए, अगर आर्क मैंने बनाया तो एक आर्क यहाँ पे एक एंगल सब्टेंड करता है अल्फा, ऐसे ही जो सॉलिड्स होते हैं वो भी एंगल सब्टेंड करते हैं और जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे बनती है, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे बन रही है ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। सिंस ये ds सरफेस ने सब्टेंड किया है, तो ds सरफेस ने कितना सब्टेंड किया है, इसको ऐसे लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ds ने सब्टेंड किया है इस एंगल को, तो इसको हम लिखेंगे d ओमेगा। तो हमें जो यहाँ पे मिला है बस इसको थोड़ा सा हम इंटीग्रेट भर कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, लो हमने इंटीग्रेट कर लिया 0 से फाई तक। तो देखिए, एक जो भी सॉलिड एंगल सब्टेंड करता है कोई ऐसा स्फीयर टाइप का चीज, ठीक है, तो वो सेंटर पे हमेशा 4 पाई का एंगल सब्टेंड करता है, ठीक है। तो इसके सेंटर पे भी 4 पाई का एंगल सब्टेंड होगा, यह आ जाएगा एप्सिलॉन
मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है और कितना निकल के आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आता है फाई के इक्वल। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन भी किया था इसी पे बेस्ड, लेकिन वहां पे मैंने स्पेसिफाई किया था कि वो एक स्फेयर है और वो करके मैंने आसानी से उसको कर लिया था। बट यहाँ पे थोड़ा मुझे झामा करना पड़ा है और सॉलिड एंगल को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, क्योंकि मैंने जो भी डीएस एलिमेंट लिया, ये जो मैंने यहाँ पे बॉडी लिया है और बॉडी में जो डीएस एलिमेंट लेके किया है, इस वजह से मेरे को ये सब करना पड़ा। तो फाई का वैल्यू आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई खुद क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो फाई खुद ये होता है, ओके, और फाई ही Q अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल आया है। तो यहां से बोल सकते हैं कि E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस प्रूव्स गॉस लॉ, और यही है गॉस लॉ जो कि हमने कूलम्स लॉ का यूज करके प्रूफ किया है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर जो भी पार्ट है क्वेश्चन का वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो जो है हमारी वो लोड होगी इसी पे बेस्ड, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड। ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।